जिस मुगल साम्राज्य ने भारत पर सैकड़ों सालों तक राज किया, आखिर वो साम्राज्य अंग्रेजों के सामने कैसे हार गया? आखिर कैसे अंग्रेजों ने न सिर्फ मुगलों को घुटनों पर ला दिया, बल्कि पूरे भारत पर कब्जा कर 200 सालों तक राज किया? 1756 से लेकर 1947 तक लगभग 200 साल अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत की और ये दौर भारत की किस्मत का सबसे बुरा दौर था। तो ये कहानी 1857 से बहुत पहले की है। जब ये कहानी शुरू हुई तो वो सदी थी 16वीं सदी। भारत उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यता थी, क्योंकि हमारी धरती प्रोडक्टिव थी। लौंग, इलायची, काली मिर्च जैसे गरम मसाले, मेवा, सोने चांदी, रेशम और हीरे जवाहरात की वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और तो और दुनिया का लगभग 1/4 उत्पादन भारत से आता था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी थी बाबर ने, जिसके बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना और 16वीं सदी के आखिर में मुगल सल्तनत के अगले वारिस और हुमायूं के बेटे अकबर ने दिल्ली का तख्ता संभाला, जिसे दुनिया के सबसे अमीर शासकों में गिना जाता है। उस समय मुगल साम्राज्य बहुत ताकतवर था। वहीं दूसरी तरफ ये दौर था जब ब्रिटेन में हालात बिल्कुल उलट थे। वहां गृह युद्ध और गरीबी का माहौल था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासन में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी थी और वो दुनिया के उत्पादन का सिर्फ 3 से 4% हिस्सा ही पैदा कर पाता था। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुके थे। ब्रिटिश नाविक तो पुर्तगाली जहाजों को लूट लूट कर अपनी गुजर बसर करते थे। लेकिन तभी वास्को डी गामा सबसे पहले घूमते घूमते दक्षिण पूर्व एशिया की सैर करने आया था और उसे नजर आई भारत की अचूक संपत्ति। और इन्हीं गरम मसालों और भारत के बेशुमार खजाने के लालच में ब्रिटिश ने हमारे भारत पर आक्रमण भी किया था, ताकि वो इनका व्यापार कर सके। और फिर यहीं से शुरू हुई अंग्रेजों की भारत विजय की कहानी। दरअसल सन 1600 के आखिर में 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ का पूरा सपोर्ट मिला। उस समय भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और अकबर का बेटा जहांगीर मुगल बादशाह बनकर बैठा था। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत के तट पर उतरा, जिसका नेतृत्व कैप्टन विलियम हॉकिंस कर रहे थे। हॉकिंस और उनके साथी थॉमस रॉ ने व्यापारी का चोला ओढ़कर जहांगीर के दरबार में कदम रखा। उन्होंने जहांगीर को कीमती उपहार दिए, सोने चांदी के सिक्के, यूरोपीय शराब और शानदार कालीन। और इन सभी तोहफों के साथ उन्होंने मुगल राजाओं के सामने व्यापारिक समझौते का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुगलों को भारी मुनाफे का लालच दिया गया। लेकिन उस समय डच और पुर्तगाली व्यापारी पहले से ही भारत में मौजूद थे और उन्होंने जहांगीर पर दबाव डाला कि अंग्रेजों को इजाजत ना दी जाए। जहांगीर ने पहले तो इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन अंग्रेज हार नहीं माने। उन्होंने बार बार बेहतर डील के साथ प्रस्ताव भेजे और आखिरकार जहांगीर ने उन्हें सूरत, मुंबई, पटना और मद्रास में व्यापार की अनुमति दे दी। जहांगीर की परमिशन मिलते ही अंग्रेजों ने तुरंत इन शहरों में अपनी फैक्ट्रियां खोलना शुरू कर दी। लेकिन ये फैक्ट्रियां सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों की सत्ता बढ़ाने का ये पहला कदम था, क्योंकि ज्यादा मुनाफे के लालच में भारतीय व्यापारी भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ने लगे, क्योंकि अंग्रेज सस्ते दामों पर यूरोपीय सामान बेचते थे। लेकिन जल्द ही अंग्रेजों का लालच सामने आया, क्योंकि अब तक मुगलों के शासन में औरंगजेब गद्दी पर बैठ चुका था और औरंगजेब को अंग्रेजों का यह रवैया शुरू से ही खटकने लगा। जिसके बाद 1686 में जब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जंग छेड़ी, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि औरंगजेब की विशाल सेना ने अंग्रेजों को करारी शिकस्त दे दी। 1686 की हार ने अंग्रेजों को एक बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने समझ लिया कि मुगलों से सीधे टकराने के बजाय उन्हें दिमाग से काम लेना होगा। और यहीं से शुरू हुई उनकी मशहूर रणनीति, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने अपनी चाल चली और औरंगजेब से माफी मांगी, जुर्माना भरा और व्यापार की अनुमति फिर से हासिल कर ली। लेकिन इस बार उनका इरादा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था, क्योंकि अब अंग्रेजों ने अपनी नजर बंगाल पर टिकाई, जो उस समय भारत का सबसे धनी और समृद्ध सूबा था।
दरअसल वेस्ट बंगाल उस समय इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस बना बैठा था और इसी वजह से ब्रिटिश ट्रेडर्स के लिए मेजर अट्रैक्शन का पॉइंट वेस्ट बंगाल ही था। धीरे धीरे ब्रिटिश ट्रेडर्स अपने कारोबार फैलाने के लिए बंगाल को टारगेट करते रहे। छोटे छोटे राजाओं को महंगे महंगे तोहफे के लालच में ललचाकर उनके राज्य में व्यापार करने के लिए परमिशन लेते रहे। अब अंग्रेज बंगाल में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करने लगे हुए थे, जिसकी वजह से बंगाल की 20 लाख जनता के साथ वहां के मर्चेंट्स, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अंग्रेजों से बिल्कुल खुश नहीं थे। अंग्रेजों ने भारत में उस समय अपने पैर पसारने के लिए जगह जगह मिलिट्री डिफेंस सिस्टम बनाने शुरू कर दिए और इन्हीं में से एक था फोर्ट विलियम, जो 1690 में बनकर तैयार हुआ। इसके कुछ बाद ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उसके बाद मुगल सल्तनत में कई सारे कमजोर बादशाह जो आपस में तख्त के लिए लड़ने लगे। मुगल दरबार में साजिशें, गद्दारियां और अराजकता का माहौल बन गया। अंग्रेजों ने इस मौके को भुनाया और अपना फायदा उठाया। 1717 में उन्होंने मुगल बादशाह से एक फरमान हासिल कर लिया, जिसके तहत उन्हें महज कुछ ही रुपयों की सालाना फीस देकर बिना टैक्स के व्यापार करने की छूट मिल गई। ये फरमान अंग्रेजों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था। इस दौरान 1639 में पर्शिया के शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। उसने दिल्ली को लूटा, कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस छीन लिया और मुगलों को 7 करोड़ रुपए का हर्जाना वसूल कर कमजोर कर दिया। अब मुगल साम्राज्य बिखरने की कगार पर था और अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का भी जमकर फायदा उठाया और अपनी रणनीति को और तेज किया। लेकिन तभी 1756 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के मरने के बाद उनकी छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। 21 साल के सिराजुद्दौला को शुरू से ही अंग्रेजों के कारनामों पर शक होने लगा, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से जवाबदेही मांगी। उन्होंने उनकी फैक्ट्रियों पर सख्ती की और अंग्रेजों के सामने सवाल रखा कि आखिर वो क्यों बंगाल के नवाब की मर्जी के बिना कोलकाता में किलों का निर्माण किए जा रहे हैं। इस पर अंग्रेजों ने जवाब दिया कि वो ये सब केवल और केवल अपनी सिक्योरिटी के लिए करने में लगे हुए हैं। लेकिन अंग्रेजों की मंशा सिराजुद्दौला की नजरों में खटक चुकी थी, क्योंकि ना तो अब नवाब के खजाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके हिस्से का प्रॉफिट दे रही थी और साथ ही बंगाल की पॉलिटिक्स कंट्रोल को भी हथियाने में ब्रिटिश सरकार पुरजोर कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने फिर अपनी एक चाल चली। उन्होंने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया और जब नवाज सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को उनकी सैन्य शक्ति बढ़ाने से रोका तो अंग्रेजों ने उनकी बात पर कोई भी खास ध्यान नहीं दिया और सिराजुद्दौला का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। और आखिरकार 19 जून 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों, 500 हाथियों और 50 तोपों को लेकर फोर्ट विलियम पर चढ़ाई कर दी। नवाब की इतनी बड़ी सेना को देखकर ब्रिटिश गवर्नर जॉन डेरेक अपने कमांडर्स, महिलाओं और बच्चों और साथ ही कई साथियों को लेकर हुगली नदी के रास्ते वहां से भाग गए और 200 अंग्रेज सैनिकों के साथ किले की कमान का जिम्मा कमांडर जॉन डैन हालवेल के कंधों पर आ गया, जिन्हें वास्तव में युद्ध की नीतियों तक का मालूम नहीं था। इसी का फायदा उठाकर 20 जनवरी को नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने विलियम फोर्ट की दीवारों को तोड़ा और अंग्रेजों पर हमला कर दिया और आखिर में अंग्रेजों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को सरेंडर करना ही ठीक समझा। लेकिन वास्तव में यह सब एक बनी बनाई साजिश थी, क्योंकि तब तो अंग्रेजों ने अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन 20 जून सन 1756 में हुई इस घटना ने सन 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लेसी की नींव रखी। यह इतिहास का वो समय था जिसके बाद भारत के नसीब ने जबरदस्त करवट ली थी और 200 सालों तक भारत को अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहना पड़ा। 1757 में पलासी के युद्ध में मीर जाफर की गद्दी की वजह से सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और इस तरह बंगाल पर भी उनका कब्जा हो गया। लेकिन अंग्रेज यही नहीं रुके। 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा दिया। इस जीत ने अंग्रेजों को उत्तर भारत में सबसे ताकतवर बना दिया। उन्होंने निजाम, मराठों और अन्य रियासतों के साथ भी यही रणनीति अपनाई। पहले तो स्थानीय शासकों को आपस में लड़वाते, फिर उनकी कमजोर सेना पर हमला कर उनकी रियासतें हथिया लेते।
अंग्रेजों की इस चालाकी में उनकी व्यापारिक सूझबूझ भी शामिल थी। उन्होंने भारतीय जमींदारों और व्यापारियों को अपने पक्ष में किया। उनकी शिक्षा नीतियों ने कुछ भारतीय समाज सुधारकों को प्रभावित किया, जो अंग्रेजों का समर्थन करने लगे। और यही कारण था कि 1857 की क्रांति में कई जमींदार और रसूखदार लोग अंग्रेजों के साथ रहे। 1857 की क्रांति भारत के लिए एक बड़ा मोड़ थी। इस क्रांति में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को लोग आशा की किरण के रूप में देख रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से क्रांति को कुचल दिया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून की जेल में भेज दिया और उनके बेटों को क्रूरता के साथ मार डाला, और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अंग्रेजों की जीत का राज उनकी कूटनीति और चालाकी थी। उन्होंने साम दाम दंड और भेद का इस्तेमाल कर मुगलों की कमजोरियों को पकड़ा। मुगलों के आपसी झगड़े, कमजोर शासक और गद्दार सेनापतियों ने अंग्रेजों का काम आसान कर दिया। साथ ही अंग्रेजों की व्यापारिक चतुराई और स्थानीय लोगों को अपने पक्ष में करने की कला ने उन्हें भारत का मालिक बना दिया, और उन्होंने लगभग 200 सालों तक भारत में जमकर अपना आतंक मचाया। और इसके बाद तो आप सब जानते ही हैं, हमारा देश 1947 में जाकर आजाद हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि आखिर कैसे अंग्रेजों ने अपनी चालाकी, कूटनीति और फूट डालो और राज करो की रणनीति से मुगल साम्राज्य को धूल में मिला दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, मुगलों की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी और अंग्रेजों की रणनीति में सबसे खास बात क्या थी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।